सो वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। वेक्टर का जो है 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं तो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे हम IIT JEE एडवांस का प्योरली IIT JEE एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम HC वर्मा का डिस्कशन करते हैं और DPP डेली प्रैक्टिस पेपर जो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद अगर DPP अवेलेबल है तो मैं उस लेक्चर के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक्चुअली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर की बात करूँ यानी कि लेक्चर नंबर 6 हमने लेमीज थ्योरम के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ठीक है, और फिर डॉट प्रोडक्ट के भी बारे में डिस्कस किया था, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। आज जो है हम वेक्टर की अगर बात करें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ होमवर्क जो है HC वर्मा का जो मैंने पहले दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले HC वर्मा जो है उसका होमवर्क डिस्कस कर ले। प्रीवियस डिस्कशन आपको तो पता ही है कहाँ तक हुआ था, ठीक है। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं और वो देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर या उसके पिछले लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं जहाँ पे हमने HC वर्मा का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो डिस्कशन जो हो रहा था वो वेक्टर का हो रहा था, जिसमें O1 O2 वर्कड आउट एग्जाम्पल और साथ ही साथ एक्सरसाइज जितने भी है ना सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सब कोई कर लेता है ना यार, है कि नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है कि क्या डिस्कस करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है, वो मैं डिस्कस जरूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं O1 डिस्कस हो चुका था, जहां तक हमने पढ़ा था ना डॉट प्रोडक्ट तक, वहां की बात करूं तो शायद O1 डिस्कस हो चुका है। O2 डिस्कस जो है O2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। O2 ऑब्जेक्टिव 2 अभी हम HC बाय डिस्कस कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव 2 और ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट जो भी है इस पे सोचो, क्योंकि अगर आप इससे थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। मेरे बनाने से पहले इस पे आप कुछ टाइम दो, 4 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम देना है, लेकिन ट्राई करो कि आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा आगे भगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बाद में आप ट्राई करना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B भी 120 डिग्री। बोल क्या रहा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर मतलब कोई A वेक्टर है कोई B वेक्टर है, दोनों इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है तो ऐसे दे दिया है, दोनों के बीच में 120 डिग्री। चलो भाई एक रफली बना दिया 120, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, C है। तो C कहीं पे यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करने से जो रिजल्टेंट आता है C आ गया, वेरी गुड। आपको तो पता ही है ऑब्जेक्टिव 2 है, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आते हैं, एक से ज़्यादा भी आंसर आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, C मस्ट बी इक्वल टू A माइनस B का मॉड। ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो A जो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, आपको पता है, और B जो है वो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो बोल रहा है कि C मस्ट बी इक्वल टू A माइनस B गलत है। C देखिए, अगर मैं बात करूं C क्या है, C जो है वो A प्लस B है, समझे कि नहीं। तो A प्लस B A माइनस B के इक्वल कैसे हो सकता है। देखिए A माइनस B कब होगा, ध्यान से सुनिए, जब आपको याद है वेक्टर का एडिशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB आता था अंडर रूट 2AB कॉस थीटा आता था ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। A माइनस B कब होता है, जब थीटा जो है 180 डिग्री होता है, तब ना ये कॉस 180 डिग्री -1 हो जाता है और यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्म होता है, उसका जो है रूट लेते हैं तो A माइनस B का मॉड आ जाता है। तो थीटा 180 डिग्री कहाँ है, ये तो 120 डिग्री है, इसलिए हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं।
जो दिया है ना सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, ये गलत है। सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी का मॉड, सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी का मॉड। हाँ, अब जब इक्वल नहीं है तो या तो लेस होना है और नहीं तो ग्रेटर होना है, यानी बी और सी में कोई ऑप्शन होगा, और सी में बी इक्वल टू ए माइनस बी का मतलब मे और मस्ट। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। बी और सी की ऑप्शन की बात करते हैं और आराम से देखते हैं। देखो ध्यान से, क्या है, 120 डिग्री है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री साइन 30 माइनस में -1/2, तो ये आ जाएगा -ab। देखो एक्चुअली इन दोनों का जो एडिशन है ना वो ये आने वाला है, ये आने वाला है, समझे कि नहीं। लेकिन वो a माइनस बी पे खेल रहा है, जो भी ऑप्शंस है ना वो किस पे गेम खेल रहा है, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होना चाहिए था। अब आप मुझे बताओ ये कम है या ये कम है, बोलो, ये कम है ना। देखो आप सोचो, ये देखो -ab, इधर इधर माइनस घट रहा है ab, इसमें से -2 टाइम्स ab घट रहा है, तो ये कम है ना, समझ रहे हो। मतलब ये हुआ कि जो c जो है, मतलब ये इससे तो ज्यादा ही हुआ ना। सोचो c जो है, c एक्चुअली ये है, और जो बात चल रही है वो इस पे चल रही है, तो ये तो इससे ज्यादा ही होने वाला है, सिंपल सी बात है। यानी कि c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी का मॉड, ये है a माइनस बी का मॉड, और ये जो है a, ये वाला c, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे ज्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा। भले ही मल्टीपल करेक्ट आंसर है, लेकिन आंसर जो है इसमें c होगा, एक ही आंसर आ रहा है इसमें, 3 का c, ऑब्जेक्टिव 2 3 का c। वेरी गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन को एनालिसिस करो, ठीक है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसको लिखो, लिखने के बाद खटाखट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो और कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। बहुत सारे वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर है, उनका एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। सही है ना, क्या दिक्कत है। मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये ए वेक्टर है तो अगर इधर एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा है, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है ना एक्स की तरफ, ये क्या है, ये ए कॉस थीटा है। ये बात समझ में आया, ये ए कॉस थीटा है, वेरी सिंपल। तो ये तो कम ही है ना इससे, देखो ए जो है ए कॉस थीटा से ज्यादा है, यानी कि उसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की तरह वो ओरिजिनल वाले से कम है, मतलब बी भी सही है। मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अरे भाई जो भी वेक्टर है तो उसका जो कंपोनेंट होता है ना उससे या तो कम होता है नहीं तो उसके इक्वल होता है। अब इक्वल कब होता है, जैसे ए वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ ही है तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे ए ही है, वाई एक्सिस पे 0 है। तो अगर कोई बोले कि क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझे क्या। इधर वेक्टर आएगा तो इधर कम ही आएगा ना कंपोनेंट, क्योंकि एक इधर भी बढ़ जाएगा और एक इधर भी बढ़ जाएगा, एक ए कॉस थीटा हो जाएगा और एक ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि नहीं, कि जो वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है या तो उसके इक्वल होता है नहीं तो उसके बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। मतलब ये हुआ कि मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सी गलत है, मतलब ए जो है सही है, बी सही है, सी गलत है, डी मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अभी तो बोला ना, ये भी सही है। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए,
बी एंड डी ये सही है, चेक करो तो। ऑप्शन ए बी डी बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करो, ऑब्जेक्टिव 2 का, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एन में बी। वेक्टर प्रोडक्ट तो अभी पढ़े नहीं है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, समझे। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव 2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में आप करके लाना, वहां डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही लल्लू लाल क्वेश्चन है ये, समझे क्या। चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज जो है पहले आप इसको आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भाई एग्जैक्ट जो आंसर है वो कैसे लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, ये हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 में थोड़ा हिंट्स दे दूंगा, वैसे बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो 1 के बाद सीधे हम चलेंगे 8th पे चलेंगे। बाकी सब आप कर सकते हो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट्स आ रहा है ना इससे, जो भी है एस.सी. वर्मा है, इरोडो है, या जो भी मैं डीपीपी प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां आप आसानी से आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। जैसे जो इंफॉर्मेशन दे जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, इससे एक वेक्टर जो है ए है, ये ए वेक्टर है, ये कितना बना रहा है 20 डिग्री बना रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं भाई, अच्छा लगेगा, ओके। ये 120, ये क्या है 20 डिग्री बना रहा है। दूसरा जो वेक्टर बी है यहां से 110 डिग्री बना रहा है। अब ध्यान से, ये 2 तो हो ही गया, अब इससे 90 डिग्री बना रहा है। आप समझ पा रहे हो, जो दूसरा वेक्टर है ना, इस पहले वाले से 90 डिग्री बनाएगा, इसीलिए तो एक्स एक्सिस से 110 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। ये वाई एक्सिस बना दिया, ये निगेटिव वाई एक्सिस हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ना 3 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड है ना ये 4 मीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। फाइंड द रिजल्टेंट। जब भी रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट मतलब 5 मीटर। तो इधर कहीं पे, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये 5 मीटर आएगा, और कितने एंगल पे आएगा मुझे नहीं पता, समझे क्या, वो मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। अब कितने एंगल पे आएगा उसको निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम कंपोनेंट करेंगे। मुझे बताओ ये जो ए वेक्टर है इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 cos 20 डिग्री प्लस 3 sin 20 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं। ये आई कैप और ये जे कैप, सिंपल है ना भाई, क्योंकि इन सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाना होता है। ऐसा काम हम कर चुके हैं, याद करो। जो भी वेक्टर है उसको भी लाएंगे यहाँ पे। अब ये जो है 20 डिग्री है इधर से, तो इधर से क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर 4 cos 20 डिग्री, इस बार जे कैप हो जाएगा इसका, और साइन 20 डिग्री पहले लिखता हूँ, -4 देखिए ये इधर एक्स एक्सिस जाएगा ना, तो -4 साइन 20 डिग्री क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, +4 cos 20 डिग्री जे कैप हो जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गया ना, समझे क्या, ओके ओके। अब आप सिंपली क्या करो, हाँ ओके, आई कैप आ गया, जे कैप आ गया, दोनों वेक्टर को ऐड करो, रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हो तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या जाएगा जे कैप में, ऊपर जाएगा
ऊपर क्या जाएगा 4 3 साइन 20 डिग्री प्लस 4 कॉस 20 डिग्री, इतना जाएगा, जे कैप जाएगा। और आई कैप में क्या जाएगा, प्लस 3 कॉस 20 डिग्री माइनस 4 साइन 20 डिग्री, इतना आई कैप आ गया। देखो घबराना नहीं, आई कैप बाद में लिखा हूँ, जे कैप इधर लिखा हूँ। देखो रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे। अगर आपने लेक्चर जो है अटेंड किया है ना, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं, समझे क्या। तो एक वेक्टर ये आई जे कैप और इतना, तो आप टेन अल्फा, ये जो भी टेन अल्फा क्या होता था, ए वाई बाई ए एक्स होता था कि नहीं, याद करो। और ये जो भी एंगल आता था वो एक्स एक्सिस से आता था, ठीक है। ए वाई क्या है, मतलब वाई का कंपोनेंट जे कैप, ये वाला 3 साइन 20 डिग्री प्लस 4 कॉस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई, मतलब टेन अल्फा। मैं बार बार टेन अल्फा नहीं लिखूंगा, अब सीधे इसी को सॉल्व करूंगा, अपॉन 3 कॉस 20 डिग्री माइनस 4 साइन 20 डिग्री। ओके, अब देखना जरा ध्यान से, एक काम करो, इसको पलट देते हैं, 4 कॉस 20 डिग्री प्लस 3 साइन 20 डिग्री। देखो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों पलट रहा हूँ, समझे क्या। इसको 3 कॉस 20 डिग्री माइनस 4 साइन 20 डिग्री। अब देखना जरा, कॉस 20 से दोनों साइड डिवाइड करो, तो 4 प्लस 3 tan 20 आ जाएगा। ऊपर और नीचे डिवाइड किया ना, अब इधर क्या बचा है, 3 माइनस 4 tan 20 हो जाएगा। अब देखना 3 से फिर 3 से डिवाइड करो, तो 4/3 प्लस tan 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4/3 tan 20 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखना 4/3 क्या होता है, याद करो, tan 53 डिग्री होता है कि नहीं, यस, tan 53 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 मतलब tan 53 डिग्री और इंटू tan 20 डिग्री, है ना। इधर लिख लो tan अल्फा इक्वल टू, जो मैंने बोला था ना बाद में एकदम लिखूंगा। ये फॉर्मूला देखकर आपका धड़कन है ना धड़कना चाहिए कि यार ये फॉर्मूला देखा है मैंने, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b क्या हो जाएगा, tan a प्लस b मतलब tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू tan 73 डिग्री मतलब अल्फा इक्वल टू 73 डिग्री। अब ध्यान से सोचो, थॉट जो है ना वो डेवलप करते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो था यहां तक किया कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई हमारे पास उपाय भी नहीं था ना। अब देखो इसके बाद में tan अल्फा इक्वल टू ये कर दिया, ये जैसे देखा ना तो मुझे दिखा क्या कि भाई 3 और 4 3 ये कुछ आते हैं, उसी तरह साइन 20 कॉस 20 इस टाइप से, यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो क्लिक हो जाना चाहिए। अभी शायद नहीं हुआ है, बाद में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तब आपके दिमाग में ये ऐसा अगर एक्सप्रेशन कहीं आएगा ना तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि भाई हाँ मुझे क्या करना है, समझे क्या। तो मैंने cos से डिवाइड किया, tan क्रिएट किया, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, इसको भी tan 53 डिग्री लिख दिया और ये आ गया, समझे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया तो आगे के अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो उसमें डरना नहीं है, आराम से कर लेना है। तो एग्जैक्ट आंसर आया कि नहीं 73 डिग्री। भले ही हमारा स्टैंडर्ड नहीं होता है लेकिन जरूरी नहीं है, समझे, कि हमेशा स्टैंडर्ड से ही स्टैंडर्ड आएगा। नॉन स्टैंडर्ड देखो 20 डिग्री इन सब से भी आ गया स्टैंडर्ड, समझे। तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी था। एक तो tan 4/3 जो होता है, सॉरी tan 53 डिग्री जो होता है ये 4/3 होता है। जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था
तो वहाँ बहुत ही डिटेल में हम गए थे और वहाँ ये मैंने बताया था कि 37 डिग्री या 53 डिग्री का टैन, कॉट, साइन, ये जितने भी होते हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो ये ट्रायंगल फॉर्म होता है ना 3 4 5, समझे कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, समझे क्या? 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल, याद है? ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, ठीक है? ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पता नहीं क्यों कुछ लोग इसको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझे क्या? एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप उसको कंपोनेंट करके पैरेलली शिफ्ट करो ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो एचसी वर्मा का, 2 cos ए जो है ना, कितने वेक्टर आपको दिख रहे हैं? 3 वेक्टर दिख रहे हैं ना। ओके, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, या ऐसे एक ओ ए वेक्टर लिख दो ना, ओ ए वेक्टर 2 cos 30 डिग्री आई कैप, 2 sin 30 डिग्री जे कैप, हो गया, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। डी ई वेक्टर जो नीचे की तरफ आया है माइनस जे कैप हो जाएगा, मतलब ठीक है वो। उसके बाद बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा 1.5 cos 60 आई कैप माइनस में, देखो माइनस में इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ sin 60 जे कैप आ जाएगा। शिफ्ट कर दो ना और सबको ऐड कर दो, जो बचेगा उसको आई कैप में ले लो, आई कैप वाला, और जो जे कैप में बचेगा उसको जे कैप में ले लो। फिर एंगल निकाल लो, स्क्वायर करके अंडर रूट कर दोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया होगा आई होप, ठीक है। फिर भी डाउट है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए जेईई एडवांस अगर क्लियर करना है ना, तो सारे क्वेश्चन को मैं बताऊं, एक एक क्वेश्चन बताऊं, तो इससे जेईई एडवांस क्लियर नहीं होगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए। जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए, वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आप क्वेश्चन पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको मैंने बहुत देर तक ट्राई किया था, जब मैं जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत देर तक ट्राई किया था, तब जाकर ये सॉल्व हुआ था। तो आई होप आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या बोल रहा है कि ये कैरम बोर्ड है 4x4, 4 फीट इधर 4 फीट इधर, ठीक है। ये कैरम बोर्ड है, यहाँ पे क्वीन है, ठीक है। क्वीन को ऐसे, कैरम बोर्ड है जो क्वीन एट द सेंटर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, मैंने यहाँ से स्ट्राइकर से हिट किया गया, फ्रंट एज ऐसे गया और यहाँ आकर इधर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, समझ रहे हो ना। हाँ मतलब यहाँ पे जैसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इधर जाएगा और इधर चला जाएगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट फ्लाइज इट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, फाइंड द मैग्नीट्यूड, पहला फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर, ये सेंटर हो गया, टू द फ्रंट एज, यहाँ ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। मतलब इसको O बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये देखो, देखो ये जो है 90 डिग्री है, ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्या एकदम क्या है ये कॉन्ग्रुएंट है ना ये, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है सिंपल है। अब ध्यान से देखो, जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है कि नहीं, है कि नहीं। अब दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट से ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं, और वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल बराबर है कि नहीं। तो ये और ये ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, उसी तरह ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब ये तीनों क्या है, हो गए इक्वल हो गए। अब ये टोटल क्या है 4 फीट है, तो हाफ क्या हो जाएगा 2 फीट हो जाएगा। मतलब ओ यहाँ पे M मान लेता हूँ,
यहाँ पे P मान लेता हूँ, यहाँ पे Q मान लेता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ OM जो है वो 2 फीट है। उस हिसाब से अगर OM जो है 2 फीट है तो उस हिसाब से ये 2 फीट 2/3 2/3 2/3 है ना, इक्वल डिवाइड हो गया है। अच्छा, मतलब OP जो हो गया है वो 2/3 फीट हो गया है। OP पता चल गया। ओके, ये कितना है भाई साहब? देखो ये 4 फीट है तो ये 2 फीट है ना, ये 2/3 फीट, ये 2 फीट। राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला लेंथ निकल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना OA, वो क्या है 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये 2 जो है दोनों से बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट 9 10/9 फीट, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओ से, जहां पे क्वीन रखा गया था पहले, वहां से ए पॉइंट तक जहां पे स्ट्राइक कर रहा है सामने वाला एज पे। ठीक है, दूसरा फाइंड द मस्क्यूटो, नहीं दूसरा फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। फ्रंट एज, ये फ्रंट एज है टू द होल यहां पे। अरे भाई ये और ये दोनों सेम ही है ना, ये और ये दोनों भी सेम है, मतलब जो भी लेंथ आया है यहाँ से यहाँ निकालना है, ये क्या है डबल ऑफ इसका, दुगुना। तो जो भी आंसर आया है दुगुना कर दो उसको, मतलब ए बी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स, मतलब 4 अंडर रूट 10/9 फीट। ठीक है, आंसर है कि नहीं पहले ये तो देखो, सही है। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 बाहर कर सकते हो तो 2/3 अंडर रूट 10 आ जाएगा फीट, ऐसे भी लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ से 4/3 अंडर रूट 10 फीट है ना। कुछ लोग है ना बिना मतलब का फीट को मीटर में चेंज करने लगते हैं। अरे भाई मत करो, पहले उसमें आंसर लाओ, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तब उसमें बात करना। ठीक है, ओके, फ्रॉम सेंटर टू द होल, सेंटर ये है टू द होल। अरे ये तो लल्लू लाल है, ये क्या है, ये जो है 2 है और ये क्या है, ये भी 2 है, तो 2√2 फीट हो गया। समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर दिया है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्कस करूंगा। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। देखो, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो जब भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो ना, तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, a डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा। देखो a डॉट बी निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4×3 12, 5×4 20 इक्वल टू AB cos थीटा 16। ठीक है, 9 25 29 अंडर रूट 29, ये हो जाएगा 25 16 9 16 25 50 अंडर रूट 50 कॉस थीटा। कुछ गंदा सा एंगल आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 20 38 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 0 15 45 4 15 4 14, इतना आ रहा है यार। है क्या आंसर, देखना जरा, 1450। सही है, आंसर सही है, सिंपल है ना, लल्लू लाल है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम DPP1 डिस्कस करेंगे। DPP1 जो है ना, पिछले लेक्चर में शायद मैंने लिंक में चेक करना, वहाँ पे मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, आप उसको सॉल्व करो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का पहले टॉपिक हम कवर करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमने डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत की थी ना, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई A डॉट B क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, उसका इंपॉर्टेंस कैसे है, आया कैसे। 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है एक स्केलर क्वांटिटी देता है, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क डन आता है, और ये जो वर्क डन है ना, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया। ए का बी की तरफ कंपोनेंट
समझ रहे हो ना, उस टाइप से हमने किया था। चलो, तो उसी डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसको मतलब समापन समारोह की तरफ चलते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं कि एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट निकालना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, समझे कि नहीं, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, चलिए तो चलिए सीखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, या इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ध्यान से देखिए, यहां पे लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनते हैं। पहले एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, ओके, इसका अपना मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन है। एक दूसरा वेक्टर है बी है, इधर की तरफ है, बी है, समझे क्या। अब ए जो वेक्टर है इसका कुछ तो कंपोनेंट आएगा ना इस डायरेक्शन में। अगर मान लेते हैं कि बी वेक्टर नहीं रहता और इधर एक्स एक्सिस रहता, तो क्या ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आता कि नहीं आता, बिल्कुल आता। और वो कितना होता, ए का, ए वेक्टर का जो भी अमाउंट है इंटू कॉस थीटा, या सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, सीधी बात है, सीधे ए लिख देंगे। तो बात समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ए कॉस थीटा इस एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आ जाता। ओके, अब यहां पे एक्स एक्सिस नहीं है, यहां पे वी वेक्टर है, बी वेक्टर, समझे क्या। अगर मैं बोलूं कि चलो एक्स एक्स, ये यही वेक्टर मैं इधर कर देता, तो अब जो है वेक्टर थीटा कम हो गया कि नहीं, पहले थीटा 2 था अब थीटा 1 हो जाएगा। अब जो है पहले थीटा 2 था अब कॉस थीटा 1 हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब जो प्रोजेक्शन आएगा ना वो ज्यादा आएगा, है ना, या ए ज्यादा इधर है कम उधर है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। वेरी गुड। तो प्रोजेक्शन का मतलब वही होता है कि ए वेक्टर का कितना टुकड़ा इधर है, समझे, उसको कैसे निकालते हैं, ए कॉस थीटा से। ओके, तो चूंकि अब ये वेक्टर फॉर्म में निकालना है, अलोंग दिया है ना, आप ध्यान से सुनो, एक मिनट, यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या अलोंग बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो डायरेक्शन की अगर बात आती है तो किसका डायरेक्शन लेंगे, बी वेक्टर का लेंगे, समझ में आया ना। ऑन बी मतलब बी की तरफ कितना है, तो कितना, देखिए अगर ये ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो सिंपल सी बात है ए कॉस थीटा इंटू बी कैप हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का बी की तरफ, और वो जो भी मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी जो है ये होता है। अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा छोटा कर सकते हो, कैसे, कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, सिंपल सी बात है। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया, ए डॉट बी अपन ए बी, याद है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो वहां से इसका वैल्यू रख दिया, ए से ए उड़ा दिया, तो बचा क्या, ए डॉट बी अपन बी इंटू बी कैप। तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, समझे, रटना नहीं है आपको, क्या करना है ना, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप लिख देना है बस, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, और कॉस थीटा का वैल्यू वहां से लिख देना है, सिंपल हो गया ना। अब आप ये फॉर्मूला रट के मत रखना, कुछ लोग हैं ना इस फॉर्मूले को रटते हैं, मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता है, मुझे ये पता है कि भाई ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, कॉस थीटा वहां से लिख दूंगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह अगर मैं बी का पूछूं, देखो ये बी वेक्टर है और इधर क्या है, ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं, इधर की तरफ, और कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, ये थीटा है। तो अगर मुझसे ये पूछे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो डायरेक्शन किसका लेंगे, ए का,
तो इधर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। ये किसका है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको और शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, ए डॉट बी अपॉन ए बी, आई इंटू क्या लिख दो, ए कैप लिख दो, बी और बी से बी उड़ गया, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू ए कैप। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कम जिस पे पूछे ना, देखो ये तो दोनों में कॉमन है ना, ए डॉट बी इंटू बी कैप अपन बी, जिधर पूछ रहा है, जिसके अलोंग पूछ रहा है या जिस पे पूछ रहा है उसका कैप अपन बी, देखो। लेकिन उससे मत याद करना, ऐसे याद करना, बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। समझ में आया? तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो देखो ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, सॉरी ये स्केलर फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म। यहां डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ए डॉट बी कैप, तो देखो ना, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप जो कि है 1 ही तो हो जाएगा, तो फिर ए कॉस थीटा ही तो हुआ। वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको, तो ए डॉट बी कैप लिख लो और बाहर बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायरेक्शन भी तो चाहिए ना बी कैप का। तो ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो आपको जैसे याद करना है वैसे याद करो, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जो लास्ट तक डिराइव किया है इसको याद मत करना ध्यान से। हाँ तुम बस ये याद कर लो, या ये याद करने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस की बात है। हाँ ये जो है इसको याद रखोगे तो और अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो आप इसको पहले लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं तब जाकर और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहां पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग बी वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और आराम से हो जाएगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट। चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्या है, बी वेक्टर दिया हुआ है थीटा। तो ए वेक्टर का बी की तरफ प्रोजेक्शन, तो ए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, बी कैप। ठीक है, ओके। ए कॉस थीटा कहाँ से आता है, ए डॉट बी अपन ए बी से आता है, और ये हो जाएगा बी कैप, ए से ए उड़ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा, ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप। समझे क्या, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा इंटू बी कैप। बी कैप क्या हो जाएगा, जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो हो गया ना, 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। सिंपल सी बात है। ओके, तो आसान है ये, टफ नहीं है ना? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, शायद वो नहीं बता पाया हूं, तो चलिए उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है। क्वेश्चन आएगा, आप दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैंने बताया था ना कि 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, दोनों कब रिजल्टेंट 0 हो सकता है। हमारे पास चॉइस है कि भाई किसी भी एंगल पे रख दो, तो दोनों 0 तभी हो सकता है जब एक दूसरे के अपोजिट हो, एकदम से कंप्लीटली कैंसिल कर रहा हो, तभी तो 0 होगा ना भाई। तो अमाउंट में भी इक्वल होना चाहिए और साथ में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ गया? वेरी गुड। मतलब एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए 2 वेक्टर में। 3 वेक्टर जो है 0 कब होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है,
कोई वेक्टर बड़ा अमाउंट का हो सकता है, कोई छोटा अमाउंट का हो सकता है। चलो, ये 3 वेक्टर जीरो कब होगा? तो देखिए ध्यान से, 3 वेक्टर तभी जीरो होगा ना जब कोई दो जो है उसका रिजल्टेंट किसी तीसरे जो वेक्टर से कैंसिल्ड हो रहा हो। समझे कि नहीं? अब मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया कि जैसे 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है और यहाँ पे 5 न्यूटन है, या ऐसे 8 न्यूटन है। ये 3 फोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, F1, F2 एंड F3। और मेरे पास चॉइस है। चॉइस क्या है कि भाई इन तीनों फोर्स को किसी भी एंगल पे अरेंज करो, किसी भी एंगल पे अरेंज करो, लेकिन मुझे जीरो रिजल्टेंट चाहिए, किसी ने बोला मुझे। तो मैंने सोचा यार जीरो रिजल्टेंट कब आता है? जब एकदम वेक्टर का कैंसिलेशन हो, है ना? तो तभी आएगा ना जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है तीसरे से कैंसिल हो। यहां चूंकि 2 ही वेक्टर था तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और यहां चूंकि 3 वेक्टर है तो रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स का जो एडिशन है किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर से कैंसिल हो जाए। समझे? यहां देखिए कैसे देखते हैं। यहां सबसे पहले मैक्सिमम जो है यहां पे 8 न्यूटन, मैक्सिमम 8 न्यूटन है, उसको साइड में रखते हैं। बाकी जो 2 फोर्सेस हैं उनको देखिए, एक F1 3 न्यूटन है, F2 2 न्यूटन है। अब ये जो 2 फोर्स अगर मिलते हैं, किसी भी एंगल पे मिले, तो क्या मैं बोल सकता हूं F1 और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 7 न्यूटन, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करने लगे। और F1 और F2 का मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है? दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 न्यूटन, जब एकदम से अपोजिट एक्ट करने लगे। तो इन दोनों के रिजल्टेंट जो है हमेशा 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में ही आ रहा है। ना तो 1 न्यूटन से कम आएगा और ना ही 7 न्यूटन से ज्यादा आएगा। अब मुझे आप बताइए, अब एक जो है वेक्टर जो है पड़ा हुआ है 8 न्यूटन वाला, क्या ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझे क्या? यानी कि इन तीनों वेक्टर के एडिशन किसी भी एंगल पे आप ओरिएंटेशन कर दो, कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं आने वाला है। जीरो तभी आएगा जब जो लोअर वेक्टर्स हाईएस्ट अमाउंट का उसको सेपरेट कर दो, बाकी का देखो उनका एडिशन सिंपली ऐड कर दो, मैक्सिमम निकालो, उनका मिनिमम निकालो। मतलब इन दोनों का मिनिमम 1 न्यूटन हो सकता है और मैक्सिमम 7 न्यूटन हो सकता है। ये कैसे कैंसिल कर पाएंगे 8 न्यूटन को? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग इसको ट्रिक बताते हैं कि भाई इसका सम के बराबर नहीं हो। अगर मतलब जितने भी छोटे वेक्टर्स हैं उनका सम अगर बड़े वाले के बराबर नहीं आता है, कम आ जाता है, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। ज़्यादा आ जाता है या उसके इक्वल आ जाता है तो रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो उस ट्रिक से मत जाओ, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ भाई कि जीरो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम जो है ना उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। हमें रिजल्टेंट वेक्टर जीरो तभी आएगा जब एक पर्टिकुलर वेक्टर बाकी सारे वेक्टर के रिजल्टेंट से कैंसिल हो जाए। समझ में आ गया ना? यस। तो पर्टिकुलर कौन? सबसे हाईएस्ट वाला ही तो होना चाहिए ना भाई। यस। इधर से ऐड करो या उधर से ऐड करो, रिजल्टेंट होता है। a प्लस बी प्लस सी ऐड करो या c प्लस बी प्लस ए ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये जीरो नहीं होगा। अब एक दूसरा, यहाँ पे फोर्स F1 जो है 2 न्यूटन है, F2 जो है 4 न्यूटन है, F3 जो है यहाँ पे 5 न्यूटन है। अब ये सवाल उठता है, क्या ये तीनों अलग अलग फोर्सेस, हमारे पास चॉइस है किसी भी एंगल पे इनको ले जाओ, किसी पॉइंट पे किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, कैसे भी एक्ट कर रहा है, वो हमारा चॉइस है। तो क्या ये मिलकर रिजल्टेंट जीरो बना सकते हैं? मैं सोचने चला, चलो भाई सबसे हाईएस्ट जो है वो ये है 5 न्यूटन, ठीक है, इसको सेपरेट किया। बाकी जो है ये इन दोनों को देखा, तो इन दोनों से मैक्सिमम फोर्स कितना आ सकता है? 6 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना आ सकता है जब 180 डिग्री हो? तो 2 न्यूटन। मतलब बाकी जो रिजल्टेंट है उनसे 2 न्यूटन से लेकर 6 न्यूटन तक आ जाता है।
तो जब अपोजिट लगाएंगे, अब 5 न्यूटन का होगा तो इसको कैंसिल तो कर देगा ना। यस, यानी कि इससे जो है रिजल्टेंट 0 आ सकता है। तो आई होप समझ में आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, दो एक साथ एग्जांपल लेता हूं। 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 21 न्यूटन। यहाँ पे 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 13 न्यूटन। देखिए ये देखिए, अब इसको देखते हैं। जो सबसे हाईएस्ट वाला है ना, जो लोएस्ट वाले, ये दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, कम ही आ रहा है। तो कैंसिल कैसे होगा? इसीलिए इससे पॉसिबल नहीं है कि रिजल्टेंट 0 आए, या बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, या नेट फोर्स 0 आए। समझे? इसको देखिए, मैक्सिमम कौन है? 13। 8 + 16, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम 14 तक चले जाते हैं, और मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर लो 2 तक चले जाते हैं। तो इसका जो रेंज है ना 2 से लेकर 14 तक है, तो उसी के रेंज में ये बड़ा वाला लाई कर रहा है। तो उस रेंज में 13 भी तो लाई कर रहा है ना, तो 13 किसी एंगल पे अरेंज करेंगे और उसके पीछे फोर्स लगाएंगे, कैंसिल कर देगा, यानी इससे पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हों उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये 2 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, समझे क्या? और आपके पास 30 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, 26 न्यूटन है। अब देखिए, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है। तो ये कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है, ये पहला है, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें फोर्स 2 न्यूटन, सेकंड फोर्स इतना ये है। क्या ये रिजल्टेंट 0 हो सकता है? किसी बॉडी पे अगर एक्ट कर रहा हो तो वो नेट फोर्स 0 हो सकता है? चेक करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वाला को हमने सेपरेट रखा और इन सब को ऐड करके देखा कि भाई उसका सामना कर सकते हैं कि नहीं। 12, 20, 26, 28, ये बाकी जितने भी छोटे वाले हैं ये मिलकर 26 न्यूटन ही बना रहे हैं। 12, 20, 28 न्यूटन ही बना रहे हैं। इसका मतलब ये मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इन सब का नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला है। कितना भी एंगल पे किसी को भी ओरिएंटेशन करो, क्योंकि हमने मैक्सिमम ओरिएंटेशन कर दिया, सबको एक ही डायरेक्शन में लगा दिया और इससे कहा कि लड़ो, नहीं हो पाया। 28 न्यूटन ही आया। अब एंगल इधर उधर करेंगे तो कम ही आने वाला है, इसीलिए यहां पॉसिबल नहीं है। पहले वाले केस में नेट फोर्स पॉसिबल नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है, नेट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस देखो, मैक्सिमम क्या है? 26 न्यूटन। बाकी सब इसका सामना कर पाएंगे? 12, 8, 20, 6, 26, 2, 28, 28 न्यूटन आ रहा है। मतलब थोड़ा इधर उधर एंगल करेंगे तो कम कर लेंगे, समझे कि नहीं? और उस कम करने से 26 आ जाएगा और उसके अपोजिट लगा देंगे, बस हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबल है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन है ना बार बार पूछता है, मतलब अभी तो बेसिक एग्जाम में पूछ लेगा, आपका जो टेस्ट होगा उसमें पूछ सकता है। तो पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, रीजन है ना डेप्थ में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में कोई भी रट लिया, रटना मना है, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़े क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था। डॉट मतलब ये पॉइंट की तरह हम डिनोट करते थे, और ए डॉट बी क्या होता था? ए इंटू बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस देखिए, दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट किया ताकि प्रोडक्ट जो आया वो स्केलर आया, ठीक है? जैसे कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि
जो नया क्वांटिटी आया वो क्या आया, स्केलर क्वांटिटी आया, इसीलिए इसके स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी आता है वो स्केलर आता है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो, आई होप कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और इसको काफ़ी अच्छे से समझा भी था। अब देखिए हम समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरह से होता है। मल्टीप्लिकेशन जो है ना दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं पहले ये लिख लेता हूँ, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक क्रॉस बी ऐसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसी तरह एक क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्रॉस बी कितना हो जाता है, ए बी, इसमें साइन थीटा आता है, वहाँ पे कॉस थीटा आता है और इसमें साइन थीटा आता है। क्यों आता है थोड़ी देर बाद हम जान लेंगे। अभी देखो ए बी साइन थीटा, लेकिन अब ये स्केलर हो गया ना, कहाँ वेक्टर आया, हाँ तो यहाँ से एन कैप एक होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये वेक्टर क्वांटिटी आया। अब आप पूछेंगे कि एन कैप क्या है, तो देखिए एन कैप पहले लिख लेते हैं। एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing perpendicular to the plane containing vector A and B। मतलब अगर कोई A वेक्टर है यहाँ पे और यहाँ पे कोई B वेक्टर है, तो ये दोनों मिलकर एक प्लेन बनाएंगे ना, ऐसे प्लेन बनाएंगे। गुड, तो ये क्या हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर हो गया, इसको ऐसे ड्रॉ करो, और इसके नीचे क्या हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शन आ रहे हैं, समझे क्या, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब इसीलिए यहाँ पे देखिए ए डॉट बी की अगर मैं बात करूँ, ए डॉट बी क्या आता था, ए बी कॉस थीटा आता था। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था, याद करो, ऑर्डर डजंट मैटर। किस केस में, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब ए डॉट बी जो है ना, बी डॉट ए, तो भी ए बी कॉस थीटा। मतलब ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, सिंपल सी बात। ए क्रॉस बी जो होता है ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डायरेक्शन में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि यहां दो डायरेक्शन दिख रहा है ना। एक अगर ए क्रॉस बी आप करते हो, ए क्रॉस बी नीचे आ रहा है, तो बी क्रॉस ए करोगे ना तो ऊपर आएगा, समझे ना। हाँ, तो ये बात समझने वाला। और ये ए और बी एक दोनों प्लेन बनाए हुए हैं, ये प्लेन बनाए हुए हैं, और जब क्रॉस करते हैं तो जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लिखते हैं, ऊपर या नीचे। क्या लिखते हैं हम उसका मेथड देखेंगे कि भाई यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझना है कि ये भी साइन थीटा। एन कैप की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो प्लेन बनेगा ना भाई। जैसे यहाँ पे एक ऊपर ए वेक्टर है और आपकी तरफ बी वेक्टर है, तो ए और बी क्या है, एक प्लेन बनाएंगे कि नहीं। तो इसी प्लेन के उधर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ सकता है या इधर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ सकता है। समझ में आ गया? हाँ, वही लिखना है बस। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है। ये भी समझा दिया कि भाई ए डॉट बी या बी डॉट बी, ए जो है ना ऑर्डर डोंट मैटर, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ ऑर्डर मैटर करता है। ए क्रॉस बी करोगे तो नीचे आ सकता है, तो बी क्रॉस ए करोगे तो ऊपर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम डायरेक्शन पता कर लेंगे कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई इसमें साइन थीटा का क्या रोल है, ये वेक्टर कैसे कैसे साइन थीटा डिपेंडेंसी है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसके पास्ट में जाएंगे
तो हम देखेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा अलग मेथड से कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों दो वेक्टर जो है मल्टीप्लाई करने से एक तीसरा वेक्टर आ जाता है। क्योंकि अभी जो हम किए थे ना डॉट प्रोडक्ट में, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आया था वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, जो फिजिकल क्वांटिटी आया था वो स्केलर था। लेकिन यहाँ देखिए है तो 12th क्लास का, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट जो है 12th क्लास का है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको लगेगा कि यार सर ने स्केलर को तो बहुत अच्छे से बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि देखो ये बी कॉस थीटा ही आना चाहिए इसीलिए यहाँ पे समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा 12th का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, 12th क्लास में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे ही एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, और वो जो है मूविंग चार्ज भी जो है ना, करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। हम वहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहे। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरह है, ठीक है। एक चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आप जब 12th में आओगे ना तो आप पढ़ोगे कि कोई भी चार्ज ऐसे रेस्ट में है ना, और एक मैग्नेट यहाँ पे रख दो, चार्ज है रेस्ट में है या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इसका मोशन नहीं होता है, समझ रहे हो ना। कोई इस पे फोर्स नहीं लगेगा, या कोई इस पे ऐसे बोल सकते हो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये बोलना ज़्यादा बेहतर है। चार्ज एट रेस्ट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। बात समझ में आई? चलो दूसरी बात समझते हैं। यहाँ पे जब ये चार्ज जो है, क्या किया मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको v वेलोसिटी इधर दे देते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दिया। फिर मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज ऑब्जर्व किया, वो क्या, इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही v वेलोसिटी दिया ना, वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है y एक्सिस की तरफ, समझे। और उसका अमाउंट जब मैं निकाला तो वो आया q v इंटू बी। जो भी फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया उसको मैंने मेजर किया, और वो कितना आया, q v b। q तो स्केलर है एक्चुअली। यहां पे ध्यान से देखो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया गया है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ही बता दिया। दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है। अब यही चीज यहां देखिए आप, सेम सिचुएशन। अब इस बार जो है सेम वेलोसिटी मैंने इधर दिया, फोर्स ऊपर दिया, और इस बार मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ नहीं दिया, थोड़ा सा इधर एंगल बनाया, मान लेते हैं वेलोसिटी से बनाया थीटा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो एंगल थीटा बनाया। फिर मैंने जब फोर्स निकाला तो वो क्या आया, Q वैसे ही रहा, और इस बार V साइन थीटा आया। फिर मैंने दिमाग की बत्ती जलाई कि भाई ये कैसे आया। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये वाला कंपोनेंट काम का है, और इधर जो कंपोनेंट आएगा मतलब V B साइन थीटा काम का है, B कॉस थीटा किसी काम का नहीं है, समझे कि नहीं। तो यहां हो क्या रहा है, या हो रहा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का प्रोडक्ट किया जा रहा है, तब जाकर एक फोर्स निकल आ रहा है। और इस फोर्स में किसका इन्वॉल्वमेंट है, परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन कंपोनेंट, मतलब साइन थीटा का इसमें रोल है, कॉस थीटा का रोल नहीं है, समझे कि नहीं। मैंने फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर किया, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैंने इस बार वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में कर दिया। तो फिर मैंने फोर्स चेक किया तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर का जो कि साइन पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और जो भी तीसरा जो वेक्टर आ रहा है ना, दोनों प्लेन के ऊपर आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, उधर किया वेलोसिटी, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना वो नीचे आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंट्यूशन आप ग्रो कर पा रहे होगे कि भाई आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो चल यही रहा है कि यहां पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, ए बी साइन थीटा,
समझे कि नहीं। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, या तो ऊपर नहीं तो नीचे। देखो इधर से आने से नीचे और इधर से जाने से भी, हाँ ऐसे ऊपर आ रहा है। तो ये बात अब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एन कैप लिख लो। तो ये फॉर्मूला कैसे आया एग्जैक्ट मैंने नहीं बताया, मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसका थोड़ा हिस्ट्री है और हिस्ट्री जो है उसमें काफ़ी मैथ्स इन्वॉल्व है। तो उसको यहाँ पे मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। बस मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई दो वेक्टर जो है ना उनका प्रोडक्ट होता है तो एक तीसरा वेक्टर आ सकता है, और वो जो तीसरा वेक्टर है ना वो साइन थीटा पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उन दोनों के प्लेन के ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। मैंने यही समझाने की कोशिश की। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वैसे ही ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ही एक और चीज होता है, ठीक है, एक और चीज होता है। मान लेते हैं यहां पे एक दरवाजा है, ये से दरवाजा है। ये दरवाजा जो है यहां पे, इस दरवाजा को आपको बंद करना है, इतना खुला हुआ है, ओपन है। तो जब बंद करना है ना तो हम क्या करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इसी के अबाउट घूमने वाला है, हम फोर्स लगाते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि जितना दूर आप फोर्स लगाते हो उतना ही आसानी से दरवाजा क्लोज होता है, डोर क्लोज होता है। जितना नजदीक लाते हो उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, एक और चीज, अगर मैं फोर्स ऐसे पैरेलल लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तो थोड़ा ना दरवाजा बंद होगा, परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाता है आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया जाता है, समझे कि नहीं। अगर आर वेक्टर है और जितना ज्यादा, जैसे एकदम परपेंडिकुलर लगाया तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम आउटपुट आता है। और एकदम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया तो उसका साइन थीटा ही आता है। एकदम हॉरिजॉन्टल कर दिया, थीटा इक्वल टू 0, नो आउटपुट, यानी कहीं ना कहीं साइन थीटा पे डिपेंड है। तो यहाँ एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। ये 11th में ही है, थोड़ा लास्ट में है, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। जब वहां जाओगे तब इसको देखोगे तब लगेगा अरे हाँ ये इसलिए होता है। तो वो जो टॉर्क आता है ना वो आता है आर वेक्टर, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, और क्रॉस एफ वेक्टर से, वो परपेंडिकुलर होता है। इधर फोर्स लगाया एकदम अंदर की तरफ, और ये आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जो टॉर्क आता है ये ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है। मैं ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन फाइंड करना नहीं बताया, ठीक है ना। ये जैसे ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी करोगे नीचे आ जाता है, बी क्रॉस ए करोगे ऊपर आ जाता है इस प्लेन के, ठीक है, जो भी वेक्टर है। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, फाइंडिंग डायरेक्शन, फाइंडिंग डायरेक्शन फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ओके। अब देखिए यहां पे अगर लिखा हो ए क्रॉस बी, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ए क्रॉस बी। आपको फाइंड करना है ए क्रॉस, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए ए से ए, ये ए जो है ना वहां पे ए जाना है, और ये जो 4 उंगली है ना इसको इसे 90 डिग्री पे रखना है, इसे दिख रहा है, हाँ ऐसे रखना है, इसको इससे 90 डिग्री पे रखना है, ओके। अब ए से बी की तरफ मूव करते हैं, और जो प्लेन बनता है, प्लेन बनाते हैं, फॉर्म, अभी हम किसका डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का। मेक प्लेन मूविंग फ्रॉम, बहुत तरीके होते हैं, है ना, मूविंग फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ए से बी की तरफ ऐसे मूव करते हैं।
अब ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो ये जो अंगूठा का डायरेक्शन है ना वो बताता है देन थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है ना ये वाला, यही देता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अगर मैं बी से ए की तरफ आऊं, देखो बी पे जाए, बी पे गया और ए की तरफ ऐसे मूव किया तो अंगूठा अंदर की तरफ गया कि नहीं, ठीक है। तो बी से ए आऊंगा ना तो अंदर चला जाएगा ऐसे, अंदर, अब ऐसे कैसे बनाऊंगा अंदर, समझ रहे हो ना। और ए से बी जाएगा तो हमारी तरफ आएगा, एक से बी जाएगा हमारी तरफ आएगा। कुछ और एग्जांपल लेता हूं तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है। जब 90 डिग्री पे होता है ना तो बहुत आसान होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। देखो मान लेते हैं एक जो है ये बोर्ड की तरह, एक ए वेक्टर है बोर्ड की तरह और बी वेक्टर है एकदम थोड़ा सा यहां एंगल बनाते हुए ऐसे, ये बी वेक्टर है और ये बोर्ड की तरफ ए वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी देखना जरा, देखो ए से बी तक क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे, ए से बी तक प्लेन बनाएंगे। तो इधर जो थंब है इधर डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है। अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, बी से ए की तरफ प्लेन बनाएंगे, बी है चारों उंगली उस पर ले गया, ठीक है, और वहां से ए की तरफ प्लेन बनाया। तो जब प्लेन बन रहा है ना तो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये अंगूठा है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ये वाला हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ विजुअलाइजेशन मैं यहां पे डाल दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, समझे क्या। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी यहां से क्लियर हो गया ना कि भाई ए क्रॉस बी जो है निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का तो सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आने वाला है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2, ये जो है ना बहुत काम का है, मतलब जब 90 डिग्री होगा ना तो ये बहुत ही काम का है। देखो जब 90 डिग्री होगा ना, ए और बी 90 डिग्री होंगे तब बहुत काम का है। अब ध्यान से सुनना, ये अलग मेथड है थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, मैं पहले ही बता दिया 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये ए है और ये बी है, दोनों क्या है 90 डिग्री पे। तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी बोला है तो ए को अंगूठे पे रखेंगे और बी को इसके, ये जो है ना इसके पैरेलल रखेंगे। जैसे यहाँ ए क्रॉस बी है, देखो तो ए जो है अंगूठे पे रखा और बी के डायरेक्शन में ये चारों उंगली रखा, और ये अंगूठा जो है, थंब जो है और ये चारों उंगली हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। हमेशा इन दोनों को 90 डिग्री पे पोजीशन करना है। पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट बताया था ना उसमें भी ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, हाँ, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, ए क्रॉस बी निकालना है, ध्यान से सुनना। एक अंगूठे पे रखा सबसे पावरफुल, बी चारों को ऐसे इसके डायरेक्शन में रखा, और ये जो पान जो है ना यहाँ से मान लो सोना उगल रहा है समझे कि नहीं, यहाँ से सोना उगल रहा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ गया। बी क्रॉस ए आप सोच ही सकते हो कि बाहर आने वाला है। देखो कैसे, बी अंगूठे की तरह रखा और ए ऊपर, इसलिए बी क्रॉस ए करना है। तो पहले वाले मेथड से कैसे आ गया, यहां रखा और ऐसे किया तो यह आ गया, ये पहले वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड जब 90 डिग्री हो तो जिसका पहले आता है वहां पे अंगूठा रखते हैं और जिससे क्रॉस करना होता है उस पर चारों उंगली रखते हैं, और इसमें से सोना उगल रहा है तो इस डायरेक्शन में आएगा बी क्रॉस ए। आना भी चाहिए क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, थोड़ा सा रैंडम एग्जाम्पल है। ये ऐसे गया इधर है ना, यहां से थोड़ा सा 30 डिग्री बना रहा है बोर्ड से, ऐसे 30, ए इधर गया, बी इधर गया नीचे, ए बी हमें निकालना है ए क्रॉस बी। देखो ए को अंगूठा उधर रखो, ए अंगूठा ऐसा रखा, ए बी इधर था ना, बी की तरफ चारों उंगली किया, 90 डिग्री पे दोनों है, हाँ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। अब बी क्रॉस ए, बी की तरफ ये अंगूठा किया,
ए की तरफ ये बी क्रॉस ए कैसे आ जाएगा, ऐसे, जैसे उधर जा रहा था ना ऐसे इधर आएगा। तो ये जो है ना बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में, समझे कि नहीं? ये भी काम आने वाला है, इसको भी सीख लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं, स्क्रू रूल, बहुत सारे, ठीक है। हमने जो है बेसिक चीजें समझ ली, डायरेक्शन फाइंड करना समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्वेश्चन मैं बहुतों से पूछता हूँ शुरू में, है ना, कि क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूँ और इसको वाई एक्सिस? तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही देख रहा है कि भाई इधर एक्स एक्सिस होता है, उधर वाई एक्सिस होता है। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कहीं भी एक्स एक्सिस हो सकता है, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई एक्सिस। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, समझे कि नहीं? एक्स एक्सिस किधर भी मान लो और उसके परपेंडिकुलर, है ना, ये पूरा ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, अंदर भी जाएगा, बाहर से ऐसे आ सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है। लेकिन ये कब है? जब 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, जब एक्स और वाई की ही बात हो सिर्फ, समझे कि नहीं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है पहले से फिक्स कर दिया, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस भी फिक्स होता है, समझे? वो इधर आएगा ऐसे, इधर का मतलब हमारी तरफ, ये सामने की तरफ, उधर आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस। अब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हम थोड़ी देर में अब बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ए वेक्टर यहां पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, बेसिक से जाते हैं। आई क्रॉस आई मैं बोलूंगा आपसे, जैसे मैंने डॉट में लिखा था ना, आई क्रॉस आई क्या होगा, 1 × 1 × साइन 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप में, आई कैप का क्रॉस, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल 0 ही तो होगा, तो 0 हो गया। उसी तरह जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, उसी तरह के क्रॉस के 0 हो जाएगा। आसान है ना? यस, ये तो बहुत सिंपल है। चलिए, वहां पे क्या होता था डॉट में, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट जे, ये सब जो है ये 0 होता था। चलिए, अब यहां देखिए, यहां आई डॉट जे होता है ना, ये के कैप होता है। मतलब ध्यान से सुने, 1 × 1 × साइन, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, समझे कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो इधर जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप हो गया, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप हो गया, ठीक है। क्रॉस किया, यहाँ एन कैप आएगा कि नहीं? एन कैप कैसे निकालेंगे? दो मेथड है, तो मैं लास्ट वाला जो 90 डिग्री है ना वो यूज करूंगा। आई की तरफ अंगूठा, जे की तरफ ये चारों उंगली, के इधर आ गया, मतलब पॉजिटिव के, मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 × 1 × ये भी 1 आएगा, वो सिर्फ के कैप बचेगा, समझे कि नहीं? उसी तरह जे क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के निकालो, 1 × 1 × साइन 90 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय जे क्रॉस के। जे की तरफ ये अंगूठा और के की तरफ ये जे क्रॉस के आई कैप आ जा रहा है, आई कैप आ जा रहा है। के क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप निकालोगे तो ये जे कैप हो जाएगा। निकाल कर देख लेना। कहने का मतलब जैसे ये लिखा ना वैसे ही अब मैं फिर से लिखता हूँ, आई क्रॉस जे, ये के कैप होता है, फिर जे क्रॉस के साइक्लिक फॉर्म में ये जे के आई कैप होता है, और फिर के क्रॉस आई ये जे कैप होता है। ये बात आप यहां से प्रूव करते हो, ठीक है? याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी डायरेक्शन फाइंड करना बताया ना, तो उसी से यूज करके यहां फिर आप ऐसे निकालोगे ना, जैसे जे क्रॉस के, आपसे कोई पूछ दे कि के कैप क्रॉस जे, ये क्या हो गया? अच्छा, जे के बचा हुआ क्या आता है, आई आता है, लेकिन यहां माइनस आई कैप आ जाएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना वो जे क्रॉस के पढ़ा है,
देखिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसके थ्रू जाओ, नहीं तो सीधे आई जे या जे के या के आई, इसको याद कर लो। ऐसे याद करते हैं, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के कैप है। साइक्लिक फॉर्म में याद करते हैं। रिदम अगर गड़बड़ हुआ तो माइनस लिख लेना। आई और जे क्या हो गया, के हो गया। जे और के क्या हो गया, आई हो गया। एंटी क्लॉकवाइज के और आई हो गया, जे हो गया। आई क्रॉस जे उल्टा हो गया ना, रिदम तो चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के बचा क्या, जे, लेकिन उल्टा चले हो इसलिए माइनस जे लिखोगे। आई क्रॉस जे नहीं, आई क्रॉस के बोल रहा हूं, आई क्रॉस के। हमारा तो रिदम है के क्रॉस आई का, के क्रॉस या आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई का। तो आई क्रॉस के बचा क्या, जे कैप बचा। लेकिन हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है, मतलब रिदम उल्टा है, इसलिए इसको माइनस लगाएंगे। आप वहां से चलो या इसको याद कर लो। आई होप इसको याद कर लो, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये खटाखट आना चाहिए, समझे कि नहीं। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा हुआ के क्रॉस जे हुआ तो माइनस आई हो जाएगा। इसको आप बार बार लिखो, समझे, और ये आना ही चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो अब मैं एक वेक्टर को लिखूंगा, उसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, हर चीज को सब कंपोनेंट जो है वो लेंगे नहीं, वहां बहुत सारे जीरो हो जा रहे थे, तो हमने देखा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, कोई हमारे पास फॉर्मूला है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कि भाई अगर मान लेते हैं मेरे पास बेसिक जानकारी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर है, ये क्या है, बहुत ही आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये एक बी वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। दो वेक्टर है, हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अब इसका क्रॉस इन तीनों के साथ, मतलब आई कैप का क्रॉस 2 आई कैप के साथ, फिर आई कैप का क्रॉस जे कैप के साथ, फिर आई कैप का क्रॉस 2 के कैप के साथ, जो आएगा उसको लिखेंगे। फिर जे कैप का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर के कैप का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये जो है ना प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, फिर भी लंबा होता है, लेकिन हम जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसका जो एक मेथड बताऊंगा उस मेथड से सॉल्व करेंगे और वही मेथड अपनाएंगे, ये लेंदी मेथड नहीं अपनाएंगे। अब रीजन क्या है, देखो आई कैप यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बोला था ना, जो भी है जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है 1 into 1 साइन जीरो, तो बचा 2, वो भी जीरो ना। अब इसके साथ इसका जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई जे क्या हो जाता है, के कैप हो जाता है। अब 1 into 1 1 ही रहेगा। यहां देखो 1 into 2 क्या है, 2 है। आई क्रॉस के क्रॉस आई जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे हो जाता है, यहां पे लिख लो, समझे कि नहीं। और जे हाँ हो गया, मतलब आई का काम हो गया। अब माइनस जे के साथ चलते हैं, तो पहले -1 into 2 -2 लिखो, और जे क्रॉस आई क्रॉस जे होता है हमारा के कैप, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, माइनस के कैप। जे क्रॉस जे माइनस जे, ये जीरो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, दोनों 0 डिग्री पे है, तो साइन 0 0। अब जे जो है के साथ क्रॉस करेगा, तो -1 into 2 -2, और जे क्रॉस का क्या होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है। चलो ठीक है, अब के का करते हैं, के जो है इसके साथ 1 into 2 +2, के क्रॉस आई, हाँ ये प्लस जे होता है, के क्रॉस जे ये माइनस आई कैप होता है, माइनस आई कैप, के क्रॉस जे, क्योंकि जे क्रॉस के होता है ना, याद करो जे क्रॉस के। ऐसे भी सोच सकते हैं आई जे के, आई के बाद जे, ये दोनों होगा तो पॉजिटिव आएगा, फिर ये दोनों होगा तो पॉजिटिव आएगा, फिर ये दोनों होगा तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा पुल्टा हुआ तो निगेटिव आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आया, 2k और यहाँ पे दोनों मिलकर 3k आया, ठीक है। के कैप की बात करूँ, आई कैप कितना आया, आई कैप जो है माइनस आई कैप, और यहाँ पे
-2 -3 आई कैप और जे कैप कितना आया -2j और +0 मतलब 0j कैप आया, मतलब सिर्फ इतना ही आया, -3 आई कैप +3k कैप आया, ये वाला आंसर आया। अब देखो ये कितना लेंदी हो जा रहा है ना, ऐसे अगर सॉल्व करें बारी बारी से तो बहुत लेंदी हो जा रहा है। डॉट वाला कितना आसान था कि भाई बाकी सब से तो 0 हो जा रहा था और सिर्फ अपने वाले से प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ अपने वाले से 0 हो जा रहा है और बाकी 2 से प्रोडक्ट आ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो कि आंसर कितना आया -3 आई कैप +3k कैप, ये आंसर आया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी जो मैं मेथड बताऊंगा ना उसको भूलना मत, उसको दिमाग में रखना। 2 आई कैप +j कैप +2k कैप, पहले क्वेश्चन लिख दो, 2 आई कैप +j कैप +2। यहाँ हम डिटर्मिनेंट का मतलब यूज करते हैं, आप लोग डिटर्मिनेंट जानते नहीं होगे, अभी पढ़ा नहीं होगा मैथ्स में, तो आप ऐसे समझो कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, समझे कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखना कैसे। सबसे पहले ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं, ओके। अब ये लिखने के बाद पहले वाले का कोफिशिएंट लिखते हैं, देखो 1 -1 1। पहला स्टेप क्या है, आई कैप जे कैप के कैप लिखो। दूसरा स्टेप ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1 -1 1, फिर नीचे वाले का कोफिशिएंट 2, मतलब जो आई कैप और जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाइड है, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया। इसका पहले में कोफिशिएंट 1 -1 1, दूसरे में 2 मतलब बी वेक्टर में 1 और 2, ऐसे लिख दिया। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है और इसी को आपको सॉल्व करना होता है। अब चूंकि आप डिटर्मिनेंट जानते नहीं हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी जानना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। अब क्या करो, एक ट्रिक है, टेक्निक है। डिटर्मिनेंट जब पढ़ोगे वहाँ अलग तरीका बताया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस में इसको लेकर ये मल्टीप्लाई माइनस वो मल्टीप्लाई, वो सब हम यहाँ नहीं देखेंगे। एक टेक्निक देखेंगे फास्ट और सॉल्व करेंगे। देखो पहले वाला जो ये कॉलम है और दूसरा वाला जो कॉलम है उसको रिपीट कर दो सेम डिस्टेंस पे। देखो मतलब ये आई कैप और जे कैप लिख दिया और 1 -1 2 1, देखो पहले वाले कॉलम को और दूसरे वाले कॉलम को रिपीट कर दिया। अब देखो इसको एरो से ऐसे मिलाओ, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। देखो ये आई कैप है, मल्टीप्लाई करो, -2 आई कैप हुआ कि नहीं, ये देखो ये 2 ही है ना, +2 जे कैप हुआ कि नहीं, +k कैप हुआ कि नहीं। मल्टीप्लाई करते जाओ डायगोनली और ऐड करते जाओ, हो गया एडिशन। अब उल्टे चलो और माइनस करके उल्टे ऐड करो, माइनस करो इधर से मल्टीप्लाई करो, -2k कैप -i कैप सॉरी +i कैप +2j कैप +2j कैप। बस ये एक ट्रिक समझो, टेक्निक समझो, बार बार इस पे प्रैक्टिस करो, आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखना जरा, यहाँ k है और यहाँ -+3, तो 3k कैप आ गया, k कैप का काम तमाम हो गया। अब j कैप की बारी है, इधर 2j कैप है उधर -2j कैप है, तो j कैप उड़ गया, समझे ना। i कैप की बारी आएगी तो i कैप, हाँ इधर -2i कैप इधर -i कैप, मतलब -3i कैप। देखो सेम आंसर आया कि नहीं, सेम आंसर आया ना। हाँ तो आपको उस वाले टेक्निक को फॉलो नहीं करना है, बार बार एक एक करके मल्टीप्लाई, ये वाला टेक्निक करना है। करना क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले ijk लिख दो, फिर पहले वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दो, दूसरे वेक्टर का उसके नीचे कोफिशिएंट लिख दो, रिपीट कर दो डायगोनली, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐड करते जाओ, माइनस इधर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी से बन जाएगा, समझे कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आपको ट्राई करना है जल्दी से फटाक। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एक ए वेक्टर है -i कैप -j कैप +2k कैप, एक बी वेक्टर है 2i कैप +j कैप -3k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, a क्रॉस b। जल्दी से निकालो, जल्दी से, खटाखट। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपके पास 1 से 1.5 मिनट टाइम है। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाओ।
ओके चलो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो मैं कितना फास्ट बनाता हूँ। आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, -1 2 लिखा, 2 1 -3 लिखा, रिपीट किया पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को। तो यहाँ पे आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, -1 2 हो गया और 1 हो गया। अब देखना जरा डायगोनली, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आई कैप, ये +4 जे कैप माइनस के कैप हो गया। ऐड कर दिया सब। अब घटा दूंगा उल्टे वाले मल्टीप्लिकेशन से, ये वाला मल्टीप्लाई करो, -2 के कैप, इधर से 2 आई कैप और इधर से माइनस और माइनस +3 जे कैप। ठीक है, अब देखना जरा आई कैप की अगर मैं बात करूं तो इधर 3 आई कैप है, इधर -2 आई कैप हो जाएगा, तो बचेगा आई कैप हो जाएगा। आई कैप का काम तमाम हो गया। जे कैप देखो 4 जे कैप 3 जे कैप माइनस में, तो इधर भी जे कैप में प्लस में आ जाएगा, 4 में से 3 चला गया। ठीक है, के कैप यहाँ माइनस के कैप, यहाँ पे माइनस और +2 कैप, मतलब प्लस के कैप। बहुत ही सुंदर आंसर आया। रैंडम मैंने डेटा लिया और आंसर बहुत ही अच्छा आया। आंसर क्या आया? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गलती हो गया, आप एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना। ठीक है, जो मेथड है वो वही है जो अभी मैंने बताया है और इसी को फॉलो करना है, खटाखट आएगा, समझे? तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कुछ मैं आपको बता दूं, हिंट्स दे देता हूं। जो है ना टॉर्क पूछ सकता है, तो टॉर्क जो होता है R क्रॉस F होता है, समझे क्या? वेलोसिटी जो है ना ये होता है ओमेगा क्रॉस R, ये पूछ सकता है। उसके बाद में क्या पूछ सकता है? टॉर्क होता है ये, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज दिया रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर दिया रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेक्टर दिया रहेगा। तो ये तीनों है ना, ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, तो आपको पूछ सकता है या उल्टे भी पूछ सकता है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है ये और ये दिया रहता है और ये फाइंड करना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? दिमाग लगाना है, ठीक है? वो ऑप्शन से भी चूज करके बहुत आसानी से हो जाता है, समझे क्या? ये दोनों दिया रहेगा और ये फाइंड करना है, समझे? तो इसको AX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस CZ के कैप भी मानकर कर सकते हैं और तीनों कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बस मैंने एक हिंट्स दे दिया कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। ऐसे बोलेगा कि कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ये दिया हुआ है और ये रेडियस है, तो उसका ये वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करें, तो ये आराम से फाइंड कर सकते हैं। या ये दोनों दिया रहेगा तो ये फाइंड करें, तो ऑप्शन से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जब मैं बोलता हूं कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। शुरू में जब वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, स्केलर वेक्टर, अलग अलग क्वांटिटी, कौन स्केलर में आते हैं कौन वेक्टर में आते हैं, तो वहाँ एक कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि भाई एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। तो ऐसे ऐसे दिया रहता है कि भाई दो वेक्टर है ना, उससे ट्रायंगल बन जाता है। हाँ बन जाता है, कैसे नहीं बनेगा? देखिए ये वेक्टर और ये इधर, इसका रिजल्टेंट ये और ये इक्वल टू ये नहीं हो जाएगा? यहाँ से यहाँ वेक्टर और यहाँ से यहाँ वेक्टर इक्वल टू यहाँ से यहाँ वेक्टर, मतलब दो वेक्टर से ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है? तो इसका एरिया क्या होगा? अब देखिए ये जो लेंथ है ये ए है कि नहीं? आप सोचो, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ ए है कि नहीं? ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना, दोनों टेल टू टेल है, इसीलिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। हमने क्या डाला? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब ये ए है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया? ए साइन थीटा, है ना? और ये नीचे वाला लेंथ कितना हो गया? बी। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम नहीं देंगे, ठीक है? नहीं तो यहां पॉइंट देना, ठीक है? इस ट्रायंगल का सिर्फ एरिया निकालते हैं, ऐसे लिख देता हूं एरिया ऑफ अबव ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता हूँ या बी भी लिख सकता हूँ, और ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस लिख दिया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाइट क्या है?
ए साइन थीटा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। देखो तो यहां देखो ध्यान से, ए बी साइन थीटा आ रहा है कि नहीं, ए बी साइन थीटा जो पहले बताया था, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ ए क्रॉस बी। समझे कि नहीं। और डायरेक्शन की बात है, अगर ए क्रॉस बी लेते हैं तो अंदर की तरफ जाएगा, देखो ए क्रॉस बी अंदर की तरफ, और बी क्रॉस ए लेते हैं बाहर की तरफ आएगा। इस एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ए बी से ऐसा भी पूछ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी। आप सोचेंगे कि भाई दो साइड से कैसे, अरे इसी को पैरेलली शिफ्ट कर दो ना यहाँ पे, और इसको पैरेलली ए वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो, तो हो गया ना पैरेललोग्राम, तो दुगुना हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैग्नीट्यूड की बात हुई तो यहां पे मॉड लगा देना, ठीक है। डायरेक्शन के साथ पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो ये हो गया। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, समझे क्या। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आपको दूंगा, है ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना कि इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। मतलब ये अभी जो मैं प्रूफ कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप बहुतों को इसमें ट्विस्ट करा सकते हो। समझे क्या, कि भाई वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसमें डायरेक्शन जो है लिया जाता है, ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, अब चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मतलब कोई भी इस टाइप से है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया होता है, तो कोई भी दो डायगोनल ले लो, ये डायगोनल एक वेक्टर है जिसको D1 में बोल दिया, ये डायगोनल ले लो, ये D2 बोल दिया, ये D1 वेक्टर है और ये D2 वेक्टर है। अगर दो डायगोनल दिया हुआ है तो हम आराम से ऐसे ड्रॉ करके क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। हो सकता है वो पैरेललोग्राम हो जाए, हो सकता है वो रेक्टेंगल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एरिया होता है ना 1/2 इंटू D1 वेक्टर और क्रॉस D2 वेक्टर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ कहीं पे, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आप मान लो, ए पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर, सी पोजीशन वेक्टर, डी पोजीशन वेक्टर, ऐसे मान सकते हो। उसमें जैसे ए और बी है तो D1 वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। D2 वेक्टर इधर मान लेते हैं, ठीक है। तो D2 वेक्टर की अगर बात करूं तो D2 वेक्टर ये क्या माना था, ए बी सी डी माना था ना, तो D वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। उस हिसाब से आप ट्राई करो और प्रूफ करना है कि जो एरिया होता है ना वो ये होता है। या ऐसे कुछ लोग ओरिजिन भी मान लेते हैं, यहाँ ओरिजिन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये ज़्यादा आसान होता है। तो आप एफर्ट डालो और इस क्वेश्चन को ट्राई करके प्रूव करो कि भाई डायगोनल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड इस जो भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसके एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिया, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, ये सी वेक्टर मान लिया। यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि भाई एरिया जो है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक डायरेक्शन होता है एरिया के पास। देखो ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं ये ए पोजीशन वेक्टर है, बी पोजीशन वेक्टर है और यहाँ सी भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो अगर डायगोनल का ये डायगोनल, इसको मैंने D1 बोल दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ D1 जो है वो बी वेक्टर हो गया। क्यों, b माइनस 0 लिख दो ना, दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। यानी इस ये पूरे डायगोनल की बात करूँ तो ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो गया। अगर मैं D2 की बात करूँ, D2 ये डायगोनल वेक्टर, चलो ये वाला वेक्टर इधर ले लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं D1 क्रॉस D2 करूँ और हाफ भी करूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, हाफ
बी क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है, हाफ बी क्रॉस सी, वेरी गुड, माइनस हाफ बी क्रॉस ए है। अब बी क्रॉस ए जो होता है ना, ए क्रॉस बी का उल्टा होता है, मतलब जो मैं लिख रहा था ना हाफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर, एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर लिखना ज़्यादा बेहतर है, वो क्या आ रहा है b क्रॉस c 1/2 और प्लस में हाफ और पलट दो a क्रॉस b आ रहा है, तो ये हाफ d1 क्रॉस d2 आया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, समझे क्या? चलो आराम से प्रूफ हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं। एक काम करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। कैसे? एक ये वाला पार्ट ट्रायंगल और एक ये वाला पार्ट ये भी ट्रायंगल। तो आप अगर सोच रहे हैं ना कि भाई रैंडमली एक काम करो, ये और ये क्या है, दोनों साइड है दो ट्रायंगल का, क्या कर दो हाफ ए क्रॉस सी कर दो, है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और फिर इधर भी क्या कर दो, ये वाला ए और प्लस बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए, और क्रॉस क्या करो सी करो, या कुछ लोग ऐसा करेंगे सी क्रॉस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए और क्रॉस बी माइनस ए, मतलब ये वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस करके इसका एरिया निकल जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करके इसका एरिया निकल जाएगा, आंसर लिख देंगे इसके बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कब होगा ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो यहाँ पे जब तुम क्रॉस ले रहे हो ना, क्या ले रहे हो, इस ट्रायंगल का एरिया लो ए क्रॉस सी, तो इस सेंस में ले रहे हो, जब इस सेंस में ले रहे हो तो एरिया वेक्टर आगे आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहले वाले का 1 ए क्रॉस सी आ गया, समझे, तो आगे वेक्टर है। फिर इधर भी ऐसे ही लेना होगा, मतलब इसका क्रॉस लेना होगा इससे, मतलब b माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस लेना होगा सी वेक्टर माइनस ए, और हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर इस ट्रायंगल का एरिया का वेक्टर इधर आएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे ना, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस लोगे इससे, तो नहीं आएगा आंसर, है ना। यही यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई सेम सेंस में लेना है। अगर उधर से इसका क्रॉस अंदर ले रहे हो तो इसका भी ये और क्रॉस ये लो, समझे। हाँ, तो इन दोनों का क्रॉस लो हाफ, देखो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हो गया, बी क्रॉस ए प्लस बी, एक मिनट, बी क्रॉस ए आ गया, उधर क्या है सी क्रॉस बी क्रॉस ए, ठीक है, इधर आ गया सी क्रॉस बी, सॉरी सी माइनस ए, ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल 1/2 बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी माइनस 1/2 बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस 1/2 ए क्रॉस सी, और यहाँ पे प्लस ए क्रॉस ए, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर का उसी से क्रॉस ले लोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाता है, सेम वेक्टर का सेम के साथ। हाँ, अब ये दोनों ऐड करो, देखो हाफ ए क्रॉस सी प्लस में है, हाफ ए क्रॉस सी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ओवरऑल आंसर क्या आया, हाफ बी क्रॉस सी आया, और इसको पलट दो फिर हाफ ए क्रॉस बी आया, एरिया क्या d1 क्रॉस d2 के हाफ का इक्वल है, हाफ b क्रॉस सी हाफ a क्रॉस b, बहुत ही बढ़िया, यानी हमारा आंसर मैच कर गया, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। देखिए वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया, वेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। बस हम अब DPP 1 and 2 डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम DPP 1 and 2 डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है
आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम जो भी है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स होता है वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्योरली जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।